हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द एम्स इनसाइडर पर स्वागत है। मेरा नाम मधु कुमारी है और मैं करंटली एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। जैसा आपने वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एम्स बीएससी नर्सिंग को क्रैक करने के लिए किन किन पॉइंट्स का या फिर किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नर्सिंग का एग्जाम होगा तो आसान एग्जाम होगा, हम इजीली कर लेंगे। तो मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस है इस फील्ड को लेकर वो बढ़ रही है। और जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है वो भी हर साल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लीनियंसी दिखा रहे हैं कि नहीं ये एग्जाम तो हो जाएगा, आसान है, तो ऐसा नहीं है। अगर एक बार को एग्जाम आसान आ भी जाता है तो जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इतने सारे लोग इस एग्जाम के लिए फाइट करते हैं वो अपने आप इस एग्जाम को काफी ज्यादा हार्ड बनाते हैं। तो लीनियंसी नहीं दिखानी है, स्टार्टिंग से ही आपको अपना बेस्ट देकर चलिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज बुक्स। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा डाउट ना आया हो कि मुझे कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल क्या है कि हमारे पास बुक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपको बहुत सारी वैरायटी के बुक मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप से बुक मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रिकमेंड करना है। इसके अलावा किसी बुक को आपको फोकस नहीं करना, आपको एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता, एक वर्ड भी नहीं आता। तो सिर्फ और सिर्फ फॉलो एनसीईआरटी। सबसे पहले आता है बायो और केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। उसकी एक एक लाइन रीड करनी है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बात आती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स की एनसीईआरटी की रीडिंग आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करना एक मुश्किल काम भी है। और साथ में उसके लाइन से अंदर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। और आपने एक बात और सुनी होगी कि 4 बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही बुक को 4 बार पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ ली है एनसीईआरटी, तो दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए और उसी को रिपीट कीजिए। जो नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं, और वो भी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस से एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल, राइट। जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वो चीजें आती हैं, जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगी तो हम कर लेंगे। लेकिन जब वही चीज क्वेश्चन के फॉर्म में आती है तो हमें लिखने में, उसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि जब वो क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है कि इसका दोनों ऑप्शन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, फिर उस टाइम हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा ऑप्शन लें, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम में एक एक पॉइंट जो है वो एक एक मार्क्स मैटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में हम इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। लेकिन वहीं पे जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको चीजें बहुत इजीली समझ आएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले मैं एक बार पूरा सिलेबस कर लेती हूँ फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ही आपको हैबिट ही नहीं होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। और जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में फर्स्ट टाइम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप एकदम डिफिकल्ट चीजों से स्टार्टिंग मत कीजिए। आप सबसे आसान बायो से ही स्टार्ट कीजिए। पहले बायो की कीजिए, धीरे धीरे केमिस्ट्री की कीजिए, फिर फिजिक्स की कीजिए। और ज्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 10 क्वेश्चन कीजिए स्टार्टिंग में। पहले 10 कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 15, 20, और धीरे धीरे जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा। लेकिन एक बार स्टार्टिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और वही डिफिकल्ट है। तो स्टार्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी। आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के चीजें नहीं कर सकते। तो नंबर 3 पर आता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आप एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो एग्जाम है उसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और 2 घंटे के अंदर आपको जो है 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। चीजों को टाइम से, क्वेश्चन को टाइम से नहीं कर पाएंगे तो कई बार आपका आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। और लिटरल तो उस टाइम का रिग्रेट होता है ना, जो पछतावा होता है कि जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी छूट जाता है। टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण वो बहुत बड़ा पछतावा, बहुत ज्यादा उसके लिए दुख होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग से ही जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तभी से आप टाइमर लगाकर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है।
कभी भी बिना टाइमर के क्वेश्चन मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर टाइम लग रहा है तो वहाँ पे आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, सारे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाएंगे। तब आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप उसमें से डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। लेकिन जब आप आधा पेपर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, टाइम मैनेज करके चलना है। स्टार्टिंग से हैबिट डालने की, जब जब क्वेश्चन करना है तब तक टाइमर के साथ करना, नोटिस करना है कि मैं किस चीज को जल्दी कर पा रही हूँ, किस चीज में मुझे एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट का मान के चलूँ तब भी आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बचते हैं। तो वो आप किसी पर्टिकुलर चीज पे जो आपका वीक हो, जैसे केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया, उसके ऊपर दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी प्लानिंग तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आप कौन सा क्वेश्चन या कौन सी चीज जल्दी कर रहे हैं और किस चीज में आपको टाइम लगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करके चलिए, आगे दिक्कत नहीं होगी, मैं लास्ट में कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो आपका मेंटल प्रेशर अभी है और जो आपका मेंटल प्रेशर 4 महीने बाद होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। 4 महीने बाद आपको ये लगेगा कि मैं तो ये भी रह रहा है, मेरा तो ये भी रह रहा है, मैंने ये भी नहीं किया। तो ऑलरेडी तो प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो कुछ नई चीज कर पाना मुश्किल होता है। वहीं पर अगर आप चीजों को अभी से करके चलेंगे तो आपको आगे बहुत इजी रहेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।